किशनपुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक आवारा लड़का रहता था। हर दिन सुबह उठना और दिन भर गांव में घूमना, इधर उधर की बातें करना, यही उसका काम था। एक दिन की बात है। अरे क्या करूं यार, माँ बाप शांति से घर में रहने नहीं देते और गांव के लोग अच्छे से पेश नहीं आते। अच्छे इंसान की तो कोई कदरच नहीं रे भगवान। अरे उठा ले रे बाबा, उठा ले। अरे मेरे को नहीं रे बाबा, इन पागल गांव वालों को उठा ले। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मरूंगा तो शादी करके मरूंगा मैं। अरे क्या रे, सुबह सुबह मरने मारने की बातें कर रहा तू? आज का दिन कैसे निकालेंगे सोच। जेब में एक रुपया नहीं अपने, कंगाले अपन। क्या करूं यार नंदू, ये माँ बाप एक रुपया नहीं देते अपने को खर्चा करने के लिए। बाहर महंगाई कितनी बढ़ गई है पता है तेरे को? अब कैसे समझाए इनको? मरते वक्त क्या ऊपर लेके जाने वाले है क्या पैसा ये? अरे मेरे बाप को मैंने आज 10 रुपए मांगे तो मुझे 10 लातियां मार के बाहर भगा दिया उसने, और बोला बेटा कल से कुछ कमा कर ला, नहीं तो घर पर मत आना तू। क्या करूं, आज तो मेरा बाप मुझे घर में ही नहीं लेगा यार। ऐसा इतना भाव बढ़ गया क्या रे तेरे बाप का? आज हम कुछ ना कुछ नया धंधा चालू ही करते हैं और दिखा देते तेरे बाप को कि हम भी किसी से कम नहीं। अरे बातें तो ऐसी कर रहा तू जैसे जेब में 40-50 लाख लेके घूम रहा तू। जेब में फूटी कौड़ी नहीं तेरे और धंधा डालने की बातें कर रहा तू। अबे कुछ भी मत फेंका कर रहे। अरे तेरे को क्या मैं फेंकू लगता क्या रे? कितने दिनों से मेरे साथ रह रहा तू, फिर भी चंदू दादा को नहीं पहचाना तूने? चंदू दादा ऐसे ही नहीं बोलते अपन को। अरे धंधा डालने के वास्ते पैसे थोड़ी नहीं लगते बेटा, बस थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा तेरे भाई को। चल आज तेरे वास्ते किसी ना किसी का धंधा हड़प लेता मैं। हाँ हाँ बेटा चल, तो आज मैं भी देखता कितना दम है तेरी बातों में कि बस बड़ी बड़ी बातें फेंकता रहता तू। अबे चंदू दादा को क्या फेंकू समझ रहा क्या तू? बेटा चल, तो आज तुझे चंदू दादा की ताकत दिखाई देता हूँ मैं। दोनों धूप में चलते चलते गोलगप्पे के दुकान पर आते हैं और उसके पास खड़े रहकर, अरे मर गया रे, कितनी धूप है आज। इस सूरज को भी कोई काम धंधा नहीं क्या? फोकट में इतना पसीना छुड़ा रहा हमारा। अरे हाँ ना यार, देखना घर में माँ बाप शांति से रहने नहीं देते अपन को, और बाहर आकर ये सूरज पसीने छुड़ा रहा अपने सबको। क्या हम बेकारी दिखते क्या? तभी चंदू गोलगप्पे वाले को, ए हटा सावन की घटा, चल 2 लस्सी लगा चंदू दादा और उसके दोस्त को। देखो दिखता नहीं क्या रे, कितना पसीना आया है हमको। चल बेटा 2 लस्सी लगा मस्त एकदम मलाई मार के। क्या मजाक चल रहा क्या रे इधर? तुमको क्या ये लस्सी की गाड़ी दिख रही क्या? अंधे हो गए क्या तुम? पानी पूरी की गाड़ी नहीं दिखती क्या तुमको? या पानी पूरी मिलती, लेना है तो बोल। अबे चपड़ गंजू, तू किससे बात कर रहा, खबर भी है क्या तेरे को जरा? चंदू दादा है ये, चंदू दादा, और उनसे तू ऐसी ही बात कर रहा? तुझे यहाँ अपना ठेला लगाना है कि नहीं कल से बेटा? अरे रुक रे छोटू, इसको किसी न किसी दिन देख लेंगे अपन। पानी पूरी बेचता ना रे तू, चल पानी पूरी लगा फिर। अरे पानी पूरी किसको बोला रे तू? नमन नाम है मेरा, नमन। अरे हाँ हाँ चमन, चल पानी पूरी लगा जल्दी। अबे नमन बोला, नमन। तेरे को तेरा नाम पता है ना बे, तो हमसे क्यों पूछता है? और जरा इज्जत से बात करियो बेटा, नहीं तो अब्बी की अब्बी यहाँ से तेरा 1-2 का 4 कर दूंगा मैं। अच्छा साहब, कितने प्लेट पानी पूरी लगाऊं बताओ तो जरा। 25-25 प्लेट लगा दोनों के वास्ते। 25 प्लेट? क्या मजाक कर रहे हो साहब दोनों? इतनी पानी पूरी कोई खा भी सकता है क्या? हाँ अबे तू चंदू और नंदू को हल्के में मत ले बेटा, जितना बोला उतना ही काम करने का अपने का। बड़े घर के लड़के अपन, सब कुछ बड़ा लगता है अपन को। अरे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे दोनों, लगता है बड़े घर के लड़के हो। 15 साल से मैं भी धंधा कर रहा इधर, आज तक किसी ने 25 प्लेट पानी पूरी नहीं खाई। इनसे ना कुछ शर्त लगा लेता हूँ, आज फायदा ही फायदा होगा मेरा। अरे चंदू दादा, इतनी पानी पूरी तुम खाई नहीं सकते, शरत लगा लो मेरे से। अरे इधर उधर की फालतू बातें मत करे तू। अगर 25-25 प्लेट खा लिया तो क्या देगा रे तू? क्या दूंगा? तुमने अगर 25-25 प्लेट खा लिया ना तो 1 महीने तक अपने धंधे का हर रोज आधा पैसा दूंगा तुमको मैं। ऊपर से तुमको हर रोज पानी पूरी फोकट दूंगा, फोकट, समझे क्या? और अगर नहीं खाया तो तुम्हें आज मुझे 25-25 हजार देने पड़ेंगे। बोलो मंजूर है क्या कि सिर्फ बातें ही कर रहे हो तुम? अच्छा चल मंजूर है बेटा अपन को। अगर तेरी उतनी प्लेट खा ली ना तो हर रोज 500 की पत्ती निकालूंगा तेरे से। अरे हाँ ना, दूंगा ना, हर रोज 500 दूंगा, पहले खाकर तो दिखाओ तुम। अरे चल ना, बस करना, अब सिर्फ बातें करते जा रहा। चल पानी पूरी लगा जल्दी। अरे हाँ
देता ना तेरे को मैं भी देखता आज कि कितना पानी पूरी खाते तुम तो बेटा। ये लो 2 प्लेट, और 2 प्लेट खाकर पतलून ढीली हो जाएगी तुम दोनों की। बातें कर रहे कब से। दोनों कुछ ही वक्त में पानी पूरी की प्लेट खाली कर देते हैं और गोलगप्पे वाले से, अरे चल जल्दी लगा, दिखता नहीं क्या तेरे को? इधर खत्म हो गया सब कुछ। चंदू दादा को वेट करना अच्छा नहीं लगता हाँ बेटा। अरे ऊपर वाले, कोई भूत वूत तो नहीं ना रे इनके अंदर? अरे कैसे खा रही है? जानवर तो नहीं घुस गया ना रे बाबा इनके अंदर? दोनों मिलकर गोलगप्पे वाले की 25-25 प्लेट पानी पूरी खा लेते हैं। पानी पूरी वाला उनकी ओर देखते ही रह जाता है। तभी चंदू पानी पूरी वाले से, अरे कोमा में तो नहीं चला गया ना तू? जिंदा है ना बेटा? चल बता कितनी प्लेट हुई तेरी? 25-25 प्लेट हो गई चंदू दादा। दादा अब आ गया ना औकात पे। ऐसे चंदू दादा नहीं बोलते अपन को। और अब 1-1 प्लेट और लगा बेटा। आज पूरी 26 प्लेट खाऊंगा मैं। और हाँ, आज से चुपचाप 500 रुपए की कड़क नोट तैयार रखना बेटा तू, नहीं तो हर रोज बहुत मार मारूंगा तुझे मैं। अरे चंदू दादा, अरे मेरे को माफ कर दो। अरे बच्चे से गलती हो गई, अब क्या तुम बच्चे की जान लोगे? बेटा ये सब तूने तो शर्त लगाने के पहले सोचना था ना। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना बे तू। अब चुपचाप 500 की हरी पत्ती जेब से डेली कर अपने। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हर रोज मुझे 20 प्लेट पानी पूरी और 500 की एकदम हरी कड़क पत्ती टाइम पे मिल जानी चाहिए। क्या? हाँ। कुछ साल पहले की बात है। सुजाता अपने बेटे रमाकांत और पति मदन लाल के साथ रामपुर नाम के शहर में रहती थी। सुजाता के पति एक कंपनी में जॉब करते थे और सुजाता अपना घर संभालती, अपने बेटे का ख्याल रखती। अब रमाकांत बड़ा हो रहा था। जैसे जैसे रमाकांत बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे उनका घर का बजट पूरी तरह से हिल चुका था। मदन लाल मेहनत तो कर रहा था, लेकिन उनकी जरूरतें बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन की बात है, रमाकांत मदन लाल से, पिताजी इस साल मैं 12वीं में हूँ और कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाली है, इसलिए सर ने 2 दिन में ही फीस भरने के लिए कहा है। हाँ बेटे जरूर, मैं 2-3 दिन में ही तेरे सर से मिलने आता हूँ। ठीक है पिताजी, लेकिन अगर फीस भरने में देर हो गई तो सर मुझे एडमिशन नहीं देंगे, न ही उनके ट्यूशन में मुझे लेंगे। बेटा तुम पढ़ाई में बहुत तेज हो, अगर फीस में थोड़ी देर भी हो जाए तो तुम्हारे सर तुम्हें मना नहीं करेंगे। पिताजी मुझे उसी ट्यूशन में पढ़ना है, प्लीज आप कुछ भी करके मेरी फीस भर दीजिएगा। हाँ बेटा। अब रमाकांत बाहर चला जाता है। सुजाता अब रमाकांत की फीस भी भरनी है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। महीने की आखिरी तारीख भी चल रही है। ये लीजिए, ये कुछ 5,000 रुपए है। आप अभी इन पैसों को भर दीजिए, फिर बात का बाद में देख लेंगे। लेकिन सुजाता तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से? आपके ही तो दिए हुए पैसों से बचा कर रखे थे मैंने, ताकि इमरजेंसी हो तो काम आ सके। मदनलाल सुजाता से पैसे लेकर रमाकांत की फीस भर देते हैं और सुजाता सोच में पड़ जाती है कि अब तो रमाकांत सिर्फ 12वीं कक्षा में है, आगे तो उसे और भी ज्यादा पैसे लगेंगे। आखिर उसके अच्छे करियर का जो सवाल है, तो वो मन ही मन, अब मुझे भी इनके साथ कुछ काम कर लेना चाहिए ताकि रमाकांत की हर जरूरत पूरी हो सके। लेकिन अब मैं कौन सा काम कर सकती हूँ, क्या करूँ? सुजाता सोचते सोचते अपने बहन सीमा को कॉल करती है, जो कि मुंबई में रहती थी। हेलो दीदी, मैं सुजाता बात कर रही हूँ। हाँ सुजाता, अरे मेरे पास तेरा नंबर है, बोल कैसी है मेरी छोटी बहन? क्या बताऊँ दीदी, रमाकांत की पढ़ाई के लिए बहुत सारा खर्चा हो रहा है और तुम तो जानती हो हमारे घर में ये अकेले ही कमाते हैं, उसमें हम 5 लोगों की जिम्मेदारियां भी है इन पर। माँ जी पापा वो गांव में रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भी तो कुछ पैसे भेजने पड़ते हैं ना। अरे तो तू भी कोई काम कर लेना, तू भी तो काम कर सकती है। कैसा काम दीदी? देख सुजाता, अब गर्मी का मौसम है तो अलग अलग प्रकार के आम आ रहे हैं बाजार में, क्यों ना तुम भी मेरी तरह आम बेचो? नहीं दीदी, अगर मैं ऐसा करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर लोग क्या कहेंगे ये देखती रहेगी तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, समझी? मदनलाल जी को बताओ, समझाओ और कोई काम शुरू करो। मैं तुम्हारी इसमें जरूर मदद कर दिया करूंगी।
देख, अच्छे से कच्ची कैरियां खरीदना। वो पकने के बाद अगर तुम उन्हें बेचती हो या फिर लोगों तक पहुंचाती हो तो लोग जरूर ही तुमसे खरीदेंगे। सुजाता अपनी बहन की बात अच्छे से सुन लेती है और अच्छे से समझकर उसे करने की ठान लेती है। अब उम्र के साथ साथ मदनलाल भी काम करते करते थक जाता था, तो वो भी सुजाता की मदद करने की सोचता है। वो मन ही मन, हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद फिर भी मैं इतना ही कमा पाता हूँ। खैर छोड़ो, मैं सुजाता को ही उसके काम में मदद कर दिया करूँगा। अब मदनलाल और सुजाता दोनों मिलकर बाजार से कच्चे आम खरीद कर लाते हैं, उनकी शॉर्टिंग करते हैं, खराब आम बाहर निकालते हैं और अच्छे आम लोगों को बेचने लगे। वो बड़ी मेहनत करते, हमेशा अच्छा ही सोचते। अब उन्होंने उनके घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड भी लगवा दिया। सुजाता के आस पड़ोस के लोग वो बोर्ड देखते हैं और एक दिन सुजाता की पड़ोसन सुजाता का परिहास करने हेतु सुजाता से, सुजाता, तेरे घर के बाहर का बोर्ड देखकर मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं तुझसे ही आम खरीद लूं। क्या तुम मुझे 1 पाव आम दे सकती हो? मैंने सोचा बाहर से लाने से अच्छा है कि मैं अपने सहेली के पास से ही खरीद लूं। सुजाता को पड़ोसन की बात सुनकर हंसी आने लगती है। इतना ही नहीं, उसे बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन फिर भी सुजाता उसे 1 पाव आम दे देती है। सुजाता बड़ी मेहनत करती थी, उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि वो लॉस में तो नहीं जाएगी। अब 2-3 दिन यूं ही गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी पड़ोसन के कारण उसे तरक्की करने का मौका मिल जाता है। सुजाता की पड़ोसन ने खरीदा 1 पाव आम इतना मीठा निकलता है कि वो पड़ोसन आसपास के लोगों को बताती है। तो एक दिन एक आदमी सुजाता के घर आकर, अरे नमस्ते सुजाता जी, मैंने आपकी पड़ोसन रमा जी है ना, उनके मुंह से आपके जरिए बेचे जाने वाले आम की बड़ी तारीफ सुनी है। क्या आप मुझे 5 किलो आम दे सकती है? इस आदमी की बात सुन सुजाता का तो जैसे दिन ही बन जाता है। अब सुजाता जल्दी से 5 किलो आम उस आदमी को दे देती है। अब एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे करते करते सुजाता पहली साल में ही 1 लाख से ज्यादा पैसा कमा लेती है। तो इस बात से मदनलाल और सुजाता बड़े ही खुश थे कि इस सीजन में उन्होंने अच्छी कमाई की। अब सुजाता अपनी बहन को कॉल करती है और उससे, दीदी, आपने जैसे बताया था वैसे ही मैंने कच्चे आम खरीद कर उन्हें बेचा, तो मुझे बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला दीदी। लेकिन अब क्या पगली, अब तो तू फेमस हो जाएगी अच्छे आम वाले के नाम से, और हर साल तुझसे ही लोग अच्छे अच्छे आम खरीदेंगे। लेकिन दीदी, अब तो आम का सीजन पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं हर सीजन के हिसाब से फल खरीद कर उन्हें बेचूं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तू तो बड़ी होशियार हो गई है मेरी छोटी बहना। दीदी, अगर आप मुझे सही रास्ता नहीं दिखाती तो काश मैं ये कभी नहीं कर पाती। हाँ, बस कर अभी। माँ पिताजी ने जो भी मुझे सिखाया था मैंने वही तुझे सिखाया है। सुजाता अच्छे आम के कारण पूरे शहर में फेमस हो चुकी थी। अब वो जो भी फल बेचने लाती वो हर कोई खरीदना चाहता था। पैसा आने के बाद भी सुजाता ने कभी भी किसी बात का घमंड नहीं किया, ना ही कोई लालच किस्म की बात की, और इसी कारण आज उसे बड़े सम्मान के साथ बेस्ट महिला उद्योजिका का अवार्ड दिया गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज नहीं तो कल सफलता हमारे कदम जरूर चूमती है। जब तक मेहनत हमारे साथ है हम कभी हार नहीं सकते। मदनपुर नाम के गांव में सूरज नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज को मदन नाम का एक बेटा था जो कि बहुत ही आलसी और निकम्मा इंसान था। वो हर रोज खेतों में जाता और आराम से सो जाता। अगर कोई उससे कुछ पूछे तो वो जवाब भी नहीं देता था। तो एक दिन सूरज अपनी पत्नी से, भूमि, हमारा बेटा दिन ब दिन बहुत ही आलसी और निकम्मा होता जा रहा है, पता नहीं कब सुधरेगा। हाँ जी, मुझे भी उसकी बड़ी चिंता लगी रहती है। अब एक दिन उनके घर में सूरज का बड़ा भाई रघुवीर आता है और सूरज से, सूरज, कैसे हो भाई? अच्छा हो भाई साहब, आप कैसे हो और कैसे आना किया? सूरज, तू तो जानता है कि मेरा बेटा शहर में जॉब पर लग चुका है और अब मुझे कोई काम भी नहीं होता, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपनी भैंस को बेच दूं। अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा हो जो भैंस खरीदना चाहता हो तो मुझे बताना। जी जरूर भाई साहब। रघुवीर के वहां से जाते ही सूरज मन ही मन, क्यों ना भाई साहब से मैं ही भैंस खरीद लूं ताकि मेरा निकम्मा बेटा कुछ कर सके। सूरज अपने मन की बात भूमि को बताता है और रघुवीर से उसकी भैंस को खरीद लेता है।
सूरज के बार बार बोलने पर मदन भैंस का दूध निकालकर शाम के समय गांव में ही बेचने लगा। साथ ही मयूर नाम के एक इंसान के गांव के बाहर हाईवे पर चाय की दुकान थी, जहां मदन सुबह दूध बेचकर आता था। लोग भी उसके भैंस के दूध की प्रशंसा करते। अब धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लगे तो उसके मन में लालच आने लगा। एक दिन वो मन ही मन, क्यों ना मैं दूध में थोड़ा पानी डाल दूं ताकि मुझे और पैसे मिल सके। दूसरे ही दिन से मदन दूध में पानी डालने लगा। अब वो हाईवे पर 2-3 ढाबों पर दूध बेचने लगा। महीना 2 महीना गुजर जाने के बाद मदन अपने दूध में पानी की मात्रा को बढ़ाने लगा। तो एक दिन गांव की एक औरत, मदन भैया, आजकल आप कुछ दूध अच्छा नहीं देते, क्या बात है? कहीं आप दूध में पानी तो नहीं मिलाने लगे? अरे नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी और की तो कोई कंप्लेंट नहीं आई। अब मदन ने कुछ और ज्यादा भैंस खरीद ली, लेकिन उसमें दूध कम, पानी ज्यादा होता था। दिन ब दिन उसका लालच इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने किसी की शिकायत ना आए, इसीलिए दूध में मिलावट करना शुरू कर दिया ताकि दूध पर आने वाली मलाई अच्छी आए और लोग मदन जो भाव बोले वो दे सके। अब धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे और बीमारी का कारण डॉक्टर ने दूध बताया। तो सरपंच जी, मदन, मदन, जी कहिए सरपंच जी। मदन, आखिर तुम दूध में ऐसा क्या मिलाते हो कि गांव में सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं? सरपंच जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? पानी से भी तो लोग बीमार पड़ सकते हैं। मेरे दूध में तो कोई मिलावट नहीं है। जैसे ही मदन ने मिलावट शब्द का इस्तेमाल किया कि तभी सरपंच जी मन ही मन, अरे ये मदन मिलावट का नाम ले रहा है। मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं। कहीं ये मिलावट तो नहीं कर रहा अपने दूध में? अब जैसे ही मदन गांव में घर घर जाकर दूध डालकर घर आता है तो सरपंच जी वो सारा दूध इकट्ठा कर शहर में टेस्ट के लिए भेज देते हैं। 2-3 दिनों से सरपंच जी सिर्फ और सिर्फ उसी पर नजर रखे हुए थे, लेकिन मदन को ये बात पता ही नहीं थी। वो सुबह उठता, भैंस का दूध निकालता और उसमें मिलावट कर पानी मिला देता और गांव में घर घर जाकर बेच आता और आराम से अपने खेतों में सो जाता था। अब जैसे ही शहर से दूध टेस्ट का रिजल्ट आया तो सरपंच जी कुछ करे उससे पहले ही गांव में पुलिस आ जाती है और मदन के खेत में जो घर था वहां जाकर उससे, मदन, मदन, क्या क्या बात है सर? और आप मदन को क्यों आवाज लगा रहे हो? आपके बेटे ने दूध में की मिलावट के कारण एक की मौत होते होते वो बच गया। उसे हमारे साथ चलना ही होगा। पुलिस की बात सुनते ही मदन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ ही लेते हैं और गांव वाले उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना अपने आप के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना होता है।